Hello everyone, welcome to DU Wala. Today we are going to start with the second topic of our chapter freedom, that is liberty, license and authority. So let's begin. Liberty. So now no one quarrels, no one quarrels over liberty as an end, but different schools of thought propose different means and modes of realizing freedom. सो इस लाइन में क्या कहा गया है कि नो वन क्वारल्स ओवर लिबर्टी एज एन एंड बट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स प्रपोज डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स ऑफ रियलाइजिंग फ्रीडम। इसका मतलब है कि जितने भी फिलोसोफर्स या थिंकर्स हैं वो किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो पर वो कभी भी लिबर्टी को अपोज नहीं करते, सब लिबर्टी से एग्री करते हैं, सब लिबर्टी को एक्सेप्ट करते हैं। बस जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट मेथड्स और मीन्स को बताती हैं। मीन्स का मतलब होता है मेथड और वे ऑफ रियलाइजिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वे डिसाइड करी जाती है, मेथड डिसाइड करा जाता है, उसे मीन्स कहते हैं। तो जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं वो डिफरेंट वेज को प्रपोज करती हैं फॉर रियलाइजिंग द फ्रीडम इन टू द सोसाइटी, फ्रीडम और लिबर्टी इन टू द सोसाइटी। ठीक, तो ये हो गई हमारी लिबर्टी। तो लिबर्टी को हम अभी और डिटेल में समझते हैं, पर लिबर्टी को और डिटेल में समझने से पहले जो तीन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लिबर्टी की तरह सिमिलर हैं और ऑफन लिबर्टी के साथ उन्हें मिसअंडरस्टूड करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म एंड लिबर्टी। तो आज हम इन तीन वर्ड के बीच में डिफरेंस समझेंगे ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि लिबर्टी, लिबर्टेरियनिज्म एंड लिबरलिज्म में एक ये तीनों एक जैसे तो नहीं है या फिर तीनों में अंतर क्या है। तो आज हम तीनों का अंतर देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव ए लुक एट द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म। डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म। So what's the difference between liberty, liberalism and libertarianism? So let's move on with it. Starting very first with the liberalism. So what is liberalism? Liberalism is a cluster of political thoughts. Liberalism basically एक आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या होती है? एक क्लस्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडियाज। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि व्हाट इज लिबरलिज्म। तो इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स एन it's an ideology. And what is an ideology? A cluster of political thoughts and ideas। ठीक, तो ये लिबरलिज्म का हमारा पहला पॉइंट हो गया कि दैट इट्स एन आइडियोलॉजी एंड इट्स अ क्लस्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडियाज। सेकंड पॉइंट हम कर सकते हैं कि हु आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू लिबरलिज्म। ठीक, तो अब उसको हम करते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर्स, तो इसके लिए आप ले सकते हो नाम जैसे
सबसे पहले तो जिनका नाम आता है हॉब्स लॉक एंड रूसो हो गए, ठीक। उसके साथ कहते हैं जेएस मिल हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, टीएच ग्रीन हो गए, एफ ए हायक हो गए। तो ये जो वन ऑफ द मेन फिलोसोफर्स और थिंकर्स हैं जिन्होंने कहते हैं लिबर्टी के लिए को कंट्रीब्यूट करा है, सॉरी लिबरलिज्म को कंट्रीब्यूट करा है इन्होंने। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन हो गए? जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, जेएस मिल्स, देन एफ ए हायक, देन मॉन्टेस्क्यू, then Benjamin Constant, and then Benjamin Constant, F. A. Hayek, Montesquieu, John Rawls, J.S. Mill, and T.H. Green. And similarly, there are further more. ठीक, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो उसमें से आप कुछ मेजर को कोट कर सकते हो, जिनको मैंने यहाँ पे कोट कर रखा है। उसके बाद हम लोगों ने मेजर कंट्रीब्यूटर्स को गिना दिया है, व्हाट इज लिबरलिज्म उसे गिना दिया है। अब चाहे तो हम एक दो फैक्ट्स और गिना सकते हैं लिबरलिज्म के ऊपर। तो एक ये हो गया कि ये जितने भी थिंकर्स हैं, ये इतने सारे थिंकर्स हैं, किसी एक पॉइंट पे एग्री ऑन करते हैं, किसी एक पॉइंट पे सबके इतने सारे थिंकर्स या फिलोसोफर्स हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफी होगी, पर एक चीज अगर इन सब में कॉमन है ना, तो वो ये सारे के सारे को अगर कोई एक चीज यूनाइट करती है तो वो होती है इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इन सब के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंसर्न for individual liberty unites them all। ठीक, तो ये हमारी लिबर्टी हो गई। और इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए इनका कंसर्न कितना, ये आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे जॉन रॉल्स का एक फेमस कोट है दैट ऑल आर बॉर्न इक्वल, ठीक, एंड हैव द इक्वल एंड आर हैविंग इक्वल राइट टू लिव इक्वली। ठीक, तो एक ये उनका फेमस कोट है कि ऑल आर बॉर्न इक्वल एंड आर फ्री टू बी इक्वल। ठीक, उसके साथ साथ लिबरलिज्म में हमने देखा है कि लिबरलिज्म का जो मेन मोटो है वो ये है कि लोगों को जो फ्यूडलिज्म है उससे उसने लोगों को फ्रीडम दिलाया। मतलब फ्यूडलिज्म में क्या होता था, लोग सर्व्स होते थे, उनको मतलब एक ही प्रोफेशन उनका फिक्स कर दिया गया कि तुम लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे काम करो, और लैंडलॉर्ड अपना चेंज नहीं कर सकते, ना मास्टर चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, फ्यूडलिज्म को उन्होंने ओवरथ्रू करा और एक ऐसी सोसाइटी स्टेब्लिश करी जिसे मार्केट सोसाइटी बोलते हैं, क्योंकि हर कोई अपना लेबर जहां चाहे वहां बेच सकता है, मतलब अपना मास्टर चेंज कर सकता है, जिस कौन सा उसे लेबर करना है वो चूज कर सकता है। तो लोगों को एक उसने एक्स्ट्रा फ्रीडम दिया, और फ्रीडम वो तो दिया ही, मतलब मार्केट के केस में तो फ्रीडम हुई, और पॉलिटिकली भी उन्हें लोगों को ये राइट दिया ताकि वो अपनी लाइफ को डिसीजंस को डिसाइड कर सकें, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को डिसाइड कर सकें, और किन पॉलिटिकल वैल्यूज के साथ अपने आप को गवर्न कराना चाहते हैं उसको डिसाइड कर सकें। तो आप देखो, तो यहाँ पे क्या लिबर्टी में आपको पॉलिटिकल लिबरलिज्म की वजह से पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिला आपको, ठीक, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन भी हुआ लोगों का। तो इसलिए ये लिबरलिज्म हो गया। ठीक, ये लिबरलिज्म के कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं जो आप लिबरलिज्म क्या है ये आपको शॉर्ट में समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं लिबर्टेरियनिज्म के ऊपर। लिबर्टेरियन, ठीक, तो व्हाट इज लिबर्टेरियन और हु इज लिबर्टेरियन? ए पर्सन who endorses state to be a night watchman with
मिनिमल फंक्शंस। ठीक, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ये जो थे लिबर्टेरियन, ये नियो क्लासिकल नियो लिबरलिस्ट थे या नियो क्लासिकल लिबरलिस्ट थे। इनका क्या मानना था, ये मिनिमल स्टेट के सपोर्टर्स थे, तो इन्हें नियो लिबरलिस्ट भी कहा जाता है, नियो लिबरल्स। ठीक, तो ये स्टेट को एज ए नाइट वॉचमैन क्लासिफाई करना चाहते थे, और इन्होंने स्टेट के लिए जो मतलब बेसिकली जो इन्होंने दो तीन फंक्शंस डिफाइन करे थे, वो पहला इनका फंक्शन ये था कि स्टेट को एज ए नाइट वॉचमैन वर्क करना चाहिए, और क्या काम करना चाहिए, इट शुड गार्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द आउटर अटैक, पहला फंक्शन। ठीक, और दूसरा इन्होंने डिफाइन करा था दैट इट शुड मार्च और इट शुड patrol the streets of the state in order to prevent the citizens from getting murdered, raped, looted, etc. ठीक, और exploited। तो बाहर के आउटर अटैक्स को काउंटर करो, ये स्टेट का काम है, और स्टेट के अंदर डोमेस्टिक ऑर्डर को मेंटेन करो, ये स्टेट का काम है। तो इन्होंने स्टेट के काम को बहुत लिमिटेड कर रखा था, और इन्होंने कहा ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि स्टेट को एक इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरवीन करना चाहिए। ठीक, तो ये लिबर्टेरियंस का स्टैंड है, और इन्हें ये लिबर्टेरियंस होते हैं, ये जो लोग इस इस फिलोसॉफी को या इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, वो लोग होते हैं लिबर्टेरियंस। ठीक, अब हम चलते हैं लिबर्टी पे। नाउ लिबर्टी, लिबर्टी एज ए पॉलिटिकल वैल्यू, हम यहाँ पे एज ए पॉलिटिकल वैल्यू अगर बात करें, वैल्यू, देन इट इज ए normative principle and a ethical ideal। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल एंड एथिकल आइडियल। लिबर्टी का मतलब है यहाँ पे फ्रीडम टू डू, मतलब लिबर्टी को फ्रीडम ही कहते हैं, टू एक्ट एज वन विशेस और टू एक्ट एज वन विशेस और वन चूजेस। ठीक, तो लिबर्टी क्या हो गई, टू एक्ट एज वन विशेस और चूजेस टू। ठीक, तो ये हो गई लिबर्टी। अब जो कंडीशंस ऑफ लिबर्टी होती हैं वो कभी भी इविल नहीं होती, जैसे लोग कहते हैं, मतलब लोग क्या कहते हैं, हम ही इसमें पढ़ते हैं कि अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी बिकम्स इविल। तो वो जो इविल पार्ट होता है ना, वो लाइसेंस होता है, लिबर्टी कभी भी इविल नहीं होती है। इसको जस्टिफाई करते हुए जो जॉन रॉल्स है, मतलब जॉन लॉक अपने टाइम पे जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते थे, स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते थे, तो वो उसमें भी कहते थे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो स्टेट ऑफ लिबर्टी है, पर येट नॉट द स्टेट ऑफ लाइसेंस। क्यों ये बात कहते थे, क्योंकि वो ये इसलिए कहते थे कि यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर है, वहां पे जो लॉज है ना, वो नेचुरल लॉज हैं, लॉज ऑफ नेचर हैं, जो वर्क करेंगे, और जो लिबर्टी को लाइसेंस नहीं बनने देंगे। जो लिबर्टी एक लिमिटेड तरीके में दी जाएगी, लिबर्टी के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। ठीक, ताकि लिबर्टी सबको पॉसिबली लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट लिबर्टी और इक्वली ग्रेटेस्ट लिबर्टी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो लिबर्टी की जो होती, मतलब लिबर्टी कभी भी इविल नहीं होती है, जो लिबर्टी जब इविल बनती है तो उसे लाइसेंस नाम दे दिया जाता है। ठीक, तो आओ इस पे बात करते हैं। कंडीशंस ऑफ लिबर्टी आर नेवर एविल। ठीक, कंडीशंस ऑफ लिबर्टी आर नेवर एविल, कंडीशंस ऑफ लिबर्टी कभी भी एविल नहीं होते। इट इज द लाइसेंस that is considered to be able। ठीक,
तो ये लाइसेंस होता है जिसे एविल कंसिडर करा जाता है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हो दैट इवन जॉन लॉक, मतलब जब स्टेट का प्रिंसिपल पहली बार, मतलब स्टेट को पहली बार ये जो आइडिया था स्टेट ऑफ नेचर की तरह से प्रेजेंट करा गया था, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज लोगों के दिमाग में थी कि लिबर्टी के ऊपर एक रिस्ट्रेंट होने चाहिए, कुछ कंस्ट्रेंट होने चाहिए, ताकि लिबर्टी लाइसेंस ना बन जाए। और ये हमेशा ऐसे लिबर्टी को मेंटेन करा गया है कि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स रखे गए हैं ताकि लिबर्टी कभी भी लाइसेंस में कन्वर्ट ना हो पाए। तो इसे कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं इन्हीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और स्टेट ऑफ नेचर थ्योरी में, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और जो स्टेट ऑफ नेचर है वो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही चीज है। ठीक, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो ये स्टेट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर होगा उसके भी कुछ नेचुरल लॉज होंगे जो प्रिवेंट करेंगे लिबर्टी टू बिकम लाइसेंस। ठीक, अब ये हो गया कि कंडीशंस ऑफ लिबर्टी आर नेवर एविल, जो एविल पार्ट होता है वो लाइसेंस होता है। ठीक, नाउ मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस द जेएस मिल्स ऐसे ऑन लिबर्टी, कि उसमें जेएस मिल ने अपना जो ऐसे है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने लिबर्टी के ऊपर क्या कमेंट करा है। तो मिल्स व्यू ऑन लिबर्टी, या डिफरेंट कलर से लिख लीजिए। मिल्स व्यू ऑफ लिबर्टी। तो लेट्स स्टार्ट विद मिल्स व्यू ऑफ लिबर्टी। तो मिल्स की बुक थी, जेएस मिल की एक बुक थी जिसपे वो उन्होंने ऐसे लिखा है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी। तो जेएस मिल कहते हैं कि जो लिबर्टी है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इसकी मतलब इसे आप एकदम इसकी कॉन्सेप्चुअल डिमार्केशन नहीं कर सकते, मतलब आप एकदम एब्सोल्यूट तरीके से इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्ड लिबर्टी है ना, ये एसोसिएटेड है डिफरेंट मीनिंग्स के साथ विद रिलेशन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसकी मोरली डिफरेंट मीनिंग है, फिलोसॉफिकली डिफरेंट मीनिंग है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट मीनिंग है, फिजिकली डिफरेंट मीनिंग है। तो ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। So it cannot be possible, it is not possible to do a tight or tight conceptual demarcation of liberty। तो पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला इनका कमेंट था वो ये था कि लिबर्टी, लेट्स चेंज द कलर, लिबर्टी कैन नॉट बी हाईली or tightly cannot be tightly demarcated in terms of concept, demarcated as a concept। ठीक, तो इनका पहला स्टैंड था। दूसरा स्टैंड था इसी स्टैंड को जस्टिफाई करते हुए कि जब हम लिबर्टी बोलते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्टिफाई कि हम किस पर्सपेक्टिव से लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो इवन जो इनका जो ऐसे था ना ऑन लिबर्टी, उसकी वो पहली लाइन में भी वो यही जस्टिफाई करते थे कि the subject of this essay is not the so called liberty of will, so unfortunately opposed as the misnamed doctrine of philosophical necessity, but civil और सोशल लिबर्टी। जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो आप कोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इनके ये जो इन्होंने पहली कमेंट करी है कि दैट लिबर्टी कैन नॉट बी टाइटली डिमार्केटेड एज ए कॉन्सेप्ट, तो इसे जस्टिफाई करते हुए J.S. Mill remarks in the first line of his essay on liberty, his essay
ऑन लिबर्टी। इन क्या बोला था? द सब्जेक्ट ऑफ दिस essay is not the so-called liberty of will. So unfortunately, opposed to the misnamed doctrine of philosophical necessity. But civil or social liberty. तो इसमें वो कहते हैं J.S. Mill, the subject of this essay is not the so-called liberty of will, so unfortunately opposed to the misnamed doctrine of philosophical necessity, but civil और social liberty. वो कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं मेरा ऐसे है, इसका टॉपिक लिबर्टी ऑफ विल नहीं है बल्कि सोशल और सिविल लिबर्टी है। तो ये वो अपनी पहली लाइन में डिस्क्राइब करते हैं कि लिबर्टी का हम किस पर्सपेक्टिव से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसी को वो उनका पहला कमेंट होता है कि लिबर्टी जो होते हैं उसे आप किसी भी एक टाइट कॉन्सेप्ट की तरह, एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट की तरह नहीं कंसिडर कर सकते, नहीं मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो पर्सपेक्टिव्स में जो लिबर्टी है वो डिफरेंटली डिफाइन करी जा सकती है। तो यही वो अपने ऐसे की पहली लाइन में भी कहते हैं। ठीक। और मिल का जो अप्रोच थी, मिल बीइंग ए लिबर्टेरियन, देखो वो मिल जो था वो लिबर्टेरियन था। जो अभी हमने आपको बताया लिबर्टेरियन कौन होते हैं, लिबर्टेरियन वो होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि मिनिमल स्टेट हो और इंडिविजुअल लिबर्टी जो हो वो तो ग्रेटेस्ट जितनी पॉसिबल हो उतनी लोगों को मिले। तो मिल बीइंग ए लिबर्टेरियन, मिल का मानना था कि अगर जब भी कोई स्टेट ये बात करे, मतलब एक स्टेट में जब ये बात होती है कि what can be the nature and the limits of the powers that can be exercised by the society over an individual, कि वो पावर जो सोसाइटी एक इंडिविजुअल के ऊपर एक्सरसाइज कर सके उसके नेचर एंड लिमिट्स क्या हो। फैक्ट ये है कि जब इस कॉन्सेप्ट पे बात होने लगे, ये पॉइंट उठ जाए कि सोसाइटी को कुछ पावर, सोसाइटी के पास ऐसी कौन सी पावर होनी चाहिए जो वो इंडिविजुअल के ऊपर एक्सरसाइज कर सके। तो जब ये वाला पॉइंट आ जाता है कि सोसाइटी एक्सरसाइज करेगी इंडिविजुअल के ऊपर पावर, तो मिल कहते हैं कि इसी पॉइंट पे जो लिबर्टी है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि लिबर्टी जो होती है, उस लिबर्टी का मतलब होता है इंडिविजुअल फ्रीडम और एब्सोल्यूट फ्रीडम। पर जब सोसाइटी के पास इतनी पावर हो जाए कि वो किसी कहते हैं इंडिविजुअल के ऊपर फ्रीडम को अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके, उसके ऊपर भाई पावर को एक्सरसाइज कर सके, तो उस पॉइंट पे लिबर्टी खत्म हो जाती है। फिर वहां पे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो ये उनका स्टैंड है। उनका स्टैंड ऐसा क्यों है? उनका स्टैंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पे, मतलब ये उस टाइम की बात है जो J.S. मिल का टाइम था, उस टाइम पे जो डेमोक्रेसी थी, जो मतलब सोशल रूल था, डेमोक्रेसी को हम लोग एक तरीके से सोशल और रूल ऑफ पब्लिक ही कहते हैं कि हम सब लोग मिलकर रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी का जो रूल था उस टाइम पे उतना अच्छा कंसिडर नहीं करा जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी उस टाइम पे बहुत डेंजरस थी, एज इट कैन वेरी इजिली लीड टू टोटलिटेरियनिज्म और द रूल ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटी हो जाएगा। तो इस वजह से जो अर्ली टाइम था, J.S. मिल का टाइम था, उस टाइम पे इसको डेमोक्रेसी को अच्छा कंसिडर नहीं करा जाता था। इसीलिए जो मिल का स्टैंड है कि सोशल, ऐसा कोई भी मतलब स्टेट के पास या सोसाइटी के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए जो वो कहते हैं इंडिविजुअल पे एक्सरसाइज कर सकें, इंडिविजुअल के फ्रीडम को कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेन कर सकें। तो ये वो इसके अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक सोसाइटी में 100 लोग हैं तो डेमोक्रेसी कहती है कि 51 मेजोरिटी होंगे, 1 मोर देन हाफ, और 1 लेस देन हाफ जो होगी वो माइनॉरिटी होगी। तो अगर 51 लोग किसी एक चीज को सही बोल रहे हैं और 49 लोग किसी एक चीज को गलत बोल रहे हैं, तो सिर्फ 2 लोगों के ज्यादा होने से वो चीज सही नहीं हो जाती है।
इसका मतलब अगर तुम मेजोरिटी के हिसाब से चलोगे तो 51 लोगों की बात मानी जाएगी और जो बचे हुए 49 हैं उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो अब ये जो 51 लोग हैं ये बाकी के 49 का जो है फेट डिसाइड करेंगे, उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे और उनके राइट्स, उनकी लिबर्टी को डिसाइड करेंगे। तो ये वो कहते हैं कि ये एक लिबरल सोसाइटी में या एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को आप मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हो सोसाइटी का, ऐसी सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब ये तो सोसाइटी का जो आप इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट है कि 51 लोग जो मेजोरिटी बनेंगे वो 49 माइनॉरिटी का राइट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ मेजोरिटी हो रहा है, टायरनी ऑफ मेजोरिटी है, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी है उसका ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसे उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं मिल रही है। तो ये मिल का स्टैंड था किसके ऊपर, लिबर्टी के ऊपर। इनके मेन पॉइंट्स क्या थे कि लिबर्टी कैन नॉट बी टाइटली डिमार्केटेड एज ए कॉन्सेप्ट। दूसरा था लिबर्टी किस पर्सपेक्टिव से आप लिबर्टी के ऊपर कमेंट कर रहे हो वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिबर्टी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिफरेंटली डिफाइन करा जा सकता है। तीसरा उनका मानना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी डिमिनिशेस और द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी टर्मिनेट्स, ये लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी it terminates when we discuss discuss about the powers, nature and limits of power, about the nature and limits of power that can be legitimately exercised by society over an individual। और उनका स्टैंड कैसा था, thus demanded strong individual liberty, thus demanded strong individual liberty and was against democracy। ये भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, मतलब आप याद रख लेना जब आप लिखो तो आप इसका एक पॉइंट बना सकते हो। ही वॉज अगेंस्ट लिबर्टी, ठीक। दस डिमांडेड स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल लिबर्टी, वो उनका मतलब कौन उन्होंने मतलब जो जेएस मिल थे वो स्ट्रॉन्ग लिबर्टी के सपोर्टर थे, लिबर्टी के सब इंडिविजुअल लिबर्टी के सपोर्टर थे। एंड ही वाज अगेंस्ट, सॉरी यार अगेंस्ट लिबर्टी नहीं, ही वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज इट कैन लीड टू टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। उनसे वो कंसिडर करते थे टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। और इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि आउट ऑफ 100 जो 51 होते हैं, दैट इज 50 + 1, वो होते हैं मेजोरिटी, और 49 यानी कि 50 - 1 ये होते हैं माइनॉरिटी। एंड इन सच ए केस in such a case these 51 which is majority defines or decides fate of the
other 49 which is minority. और इसे, ये तो मतलब मिल क्या कंसिडर, हम भी इसे क्या कंसिडर करेंगे, इसे इनजस्ट अनजस्ट कंसिडर करेंगे और ये सही नहीं है, कंसिडर्ड एज अनजस्ट। ये क्रिटिक है किसका, डेमोक्रेसी का, कि उन्होंने डेमोक्रेसी को जब मना करा है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट गए हैं, तो उनका उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे क्रिटिसाइज करा है इस तरीके से, एज अनजस्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, मिल्स के व्यू हो गए ओवर लिबर्टी। ठीक, तो ये हमारे मिल्स के व्यू हो गए ओवर लिबर्टी। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ लिबर्टी। ठीक, नेचर ऑफ लिबर्टी, तो ये जो लिबर्टी है ना, वो सिग्नेचर ऑफ ह्यूमन ट्रेट है, या फिर ओनली क्वालिटी, इट इज द क्वालिटी ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, ट्रेट ऑफ ह्यूमंस है, आप ऐसे कर लो, ट्रेट ऑफ ह्यूमन, ट्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और द सिग्नेचर ऑफ ह्यूमन रेस। ऐसा क्यों कहा कि जो नेचर ऑफ लिबर्टी है वो क्या कहते हैं, ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है या फिर सिग्नेचर ऑफ ह्यूमन रेस है? क्यों, मतलब ये सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ लिबर्टी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में फाइंड करी जा सकती है, उन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करती है। बल्कि अगर आप अदर एनिमल्स को देखो, बर्ड्स को देखो, इंसेक्ट में देखो, तो उनके लिए रूल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, उनके लिए होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर इस केस में क्या है, ह्यूमंस के केस में क्या है कि सारे ह्यूमंस डिमांड करते हैं कि सभी को इक्वल राइट टू लाइफ मिले, इक्वलिटी मिले, जस्टिस मिले, ताकि वो एक इक्वल लाइफ जी सकें, इक्वलिटी के साथ अपनी लाइफ जी सकें। बल्कि ऐसा अदर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनमें नहीं होता। तो लिबर्टी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है। इसीलिए ऐसे भी कहा जाता है दैट लिबर्टी इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक, जबकि जो अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो लॉज ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि हमारे लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हमारे पास सर्वाइवल ऑफ ऑल होता है। हम सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट, ऐसा नहीं कंडीशन होती कि जो फिटेस्ट होगा वो ही सर्वाइवल करेगा, हमारे लिए सबके पास इक्वल राइट टू सर्वाइव होगा, सबको इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल एनवायरमेंट और एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर जाएंगे ताकि वो सर्वाइव कर सके, सबको इक्वलिटी मिलेगी, सबको जस्टिस मिलेगी। ठीक, तो इसलिए जो नेचर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को जनरली एज ए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस या फिर सिग्नेचर ऑफ ह्यूमन रेस या फिर ट्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में फाइंड करी जाती है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में मिलती है आपको देखने को, और कहीं आपको नहीं मिलती है। जैसे और लिविंग क्रिएचर्स आप देख लो तो उसमें नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें नेचर ऑफ लिबर्टी हमने कवर कर लिया। अब हम लिबर्टी एंड लाइसेंस कवर करेंगे, उसका लिबर्टी एंड अथॉरिटी कवर करेंगे। लिबर्टी एंड लाइसेंस। सो व्हेन डू लिबर्टी एंड लाइसेंस, लिबर्टी एंड लाइसेंस का मतलब क्या है, मतलब लिबर्टी का ही अनड्यू एक्सपेंशन को हम लाइसेंस कहते हैं। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, व्हेन लिबर्टी when liberty is interpreted when liberty is interpreted as the removal of all the restraints
over the individual in disregard with the interest other individuals, with the interest of other individuals, it becomes license. It becomes license rather than liberty. तो इसमें क्या बोला गया, when liberty is interpreted as the removal of all restraints. liberty यहाँ पे क्या मतलब निकाला गया कि when liberty is interpreted as the removal of all restraints over the individual in disregard with the interest of other individuals it becomes license. कि मतलब आपने एक इंसान के लिए, एक पर्सन के लिए जो उसकी लिबर्टी है, उसके ऊपर जितने भी रिस्ट्रेंट्स है उन्हें हटा दिया, जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज लिबर्टी. आपने किसी की लिबर्टी इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी, उसके सारे रिस्ट्रेंट्स हटा दिए, और जब आप सब रिस्ट्रेंट्स हटा देते हो तो किसी एक का फ्रीडम दूसरों के फ्रीडम के लिए मतलब डेंजरस बन जाता है. इसके लिए बहुत फेमस कोट है कि द फ्रीडम ऑफ द पाइक इज डेड टू द मिनोस. मतलब पाइक क्या है, पाइक एक मतलब आप यहाँ पे पाइक को जनरली एक एंशियंट टाइम्स की मतलब एक प्राइमल, आज के टाइम पे नहीं एग्जिस्ट करती, पहले एग्जिस्ट करने वाली एक प्रीडिएटरिंग फिश है, मतलब अटैकिंग फिश है. जैसे आज के टाइम पे पिराना है, वो बाकी शार्क है जो छोटी फिशेस के ऊपर अटैक करती, तो आप पाइक की जगह शार्क को ले लो, तो आप यहाँ से समझ सकते हो दैट फ्रीडम ऑफ द पाइक इज डेड टू द मिनोज. मतलब फ्रीडम ऑफ द शार्क इज डेड टू द मिनोज. मिनोज का मतलब स्मॉल फिशेस. तो शार्क के पास अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम होगा तो उसके पास पावर है, तो स्ट्रॉन्ग है शार्क, तो फ्रीडम ऑफ द स्ट्रॉन्ग में लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द वीक. तो यहाँ पे लाइसेंस कब बन जाती है, लिबर्टी लाइसेंस कब बनती है, जब स्ट्रॉन्ग पर्सन या किसी की लिबर्टी को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, या फिर हम लोग लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं लगाते हैं. तो जब लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं लगते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट एंड ऑपरेट द वीक. तो ये टाइम होता है जब लिबर्टी लाइसेंस बन जाता है. तो व्हेन डू लिबर्टी बिकम्स लाइसेंस, लिबर्टी लाइसेंस तब बनती है जब किसी एक की लिबर्टी, हम लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट्स नहीं लगाते हैं, और जब लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना सोसाइटी में, वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट एंड ऑपरेस द वीक. तब लिबर्टी जो होती है वो लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये लिबर्टी एंड लाइसेंस हो गया. नाउ वी विल मूव ऑन टू लिबर्टी एंड अथॉरिटी. लिबर्टी एंड अथॉरिटी. तो लिबर्टी अथॉरिटी कब बनती है? सो लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच में रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आप मतलब ये समझो, जैसे लिबर्टी लाइसेंस में कन्वर्ट होती है कब, जब लिबर्टी को हम अनलिमिटेड कर देते हैं. लिबर्टी अनलिमिटेड है आपके पास, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, तो वो लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ऐसी जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी मतलब जनरली लिबर्टी किसी एक के पास हम अथॉरिटी दे, जैसे हम स्टेट में रहते हैं तो स्टेट में जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है. ठीक, उनके पास वो अथॉरिटी के साथ इन्वेस्टेड है, तो उनकी अथॉरिटी पे भी अगर हम रिस्ट्रेंट्स नहीं रखेंगे, उनको हम अनलिमिटेड अथॉरिटी दे देंगे, तो ये भी हमारी लिबर्टी को हार्म करेगा, और हमारी जो लिबर्टी है उसे हार्म करके हमारे लिए लाइसेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्टेट को अनलिमिटेड अथॉरिटी है स्टेट के पास कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी लॉ पास कर सकता है, और कभी भी मतलब कैसे भी एक्ट्स को लागू कर सकता है, कभी भी कोई भी स्टेप उठा सकता है, तो ऐसे केसेस में बहुत से स्टेप ऐसे होंगे जो कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट, वो स्टेट कह रहे सॉरी, जो उसकी पब्लिक होगी, सिटीजन्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, उनके अगेंस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक कोई स्टेट है उसके पास फुल अथॉरिटी है, तो वो कभी भी मतलब ऐसा लॉ पास कर दे कि आप अपने घर में आप लाउड मतलब सॉन्ग नहीं सुन सकते, या फिर ये टीवी चैनल नहीं देख सकते, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, या फिर आप ये जो फूड डिश है ये हमारी कंट्री में नहीं बनेगी. तो इस तरीके से जो आपकी पर्सनल लिबर्टी वो उसको बैन कर रहे हैं
कि आप ये कोई काम पार्टिकुलर काम नहीं कर सकते, कि हमारी जो कंट्री होगी उसमें जिम्स नहीं अलाउड होंगी। तो उन्होंने क्या करा कि पार्टिकुलरली जो आपकी पर्सनल लिबर्टी की, आपके पास लिबर्टी है ये डिसाइड करने की मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके ऊपर फोर्स कर दिया आपको कि जितने भी लोग रहेंगे उन्हें आर्मी में 2 साल कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ का, तो ये वो आपकी लिबर्टी को हार्म कर रहे हैं। तो ये अथॉरिटी जब अनरिस्ट्रेंड हो जाती है, ठीक, अथॉरिटी अनलिमिटेड हो जाती है, तो भी वो लाइसेंस बन जाती है। ठीक, तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अनलिमिटेड अथॉरिटी, becomes लाइसेंस। ठीक, और जैसे एक सिंपल सी चीज है, अब हमने देखा है कि अगर हमें लिबर्टी को मेंटेन करना है तो हम इंडिविजुअल्स को अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं दे सकते, उनको एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दे सकते, उनकी लिबर्टी को हमें रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, उस पर कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो इफ सिंस वी कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट लिबर्टी टू द इंडिविजुअल्स, सिमिलरली वी कैन नॉट आल्सो प्रोवाइड एब्सोल्यूट लिबर्टी और अथॉरिटी टू द स्टेट। तो जब लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स पे कंस्ट्रेंट्स लगाना जस्टिफाइड है, तो उसी पॉइंट पे सिमिलरली लिबर्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे भी कंस्ट्रेंट्स लगाना जस्टिफाइड है। तो लिबर्टी, अथॉरिटी और लाइसेंस का रिलेशन क्या है कि लिबर्टी और अथॉरिटी को एक अच्छे तरीके से, मतलब वेल मेंटेन्ड और वेल ऑब्जर्व तरीके से इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाने चाहिए, स्पेशल अथॉरिटी और लिबर्टी के ऊपर, ताकि लिबर्टी का अनड्यू एक्सपेंशन ना हो। लिबर्टी का जब मतलब अनड्यू एक्सपेंशन, सॉरी, लिबर्टी को अनलिमिटेड लिबर्टी मिलेगी तो क्या होगा, लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और अथॉरिटी का जब अनड्यू एक्सपेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, तब भी वो लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिबर्टी और अथॉरिटी को हमें लाइसेंस में कन्वर्ट होने से रोकना होता है। मेन चीज ये होती है फॉर ए एथिकल सोसाइटी। अगर आपको एक एथिकल सोसाइटी बनानी है तो उसमें आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो लिबर्टी है और जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस में कन्वर्ट ना हो। तो लिबर्टी लाइसेंस में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए हम लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगाते हैं, और अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए हम अथॉरिटी को लिमिटेड रखते हैं, लिमिटेड अथॉरिटी। ठीक, अथॉरिटी कुछ सर्टेन चीजों में ही अथॉरिटी होती है, वो भी एक लिमिट तक होती है, ये अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती है, अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स। तो हाउ टू प्रिवेंट अथॉरिटी फ्रॉम getting converted to license. So how to prevent authority from getting converted to license? By applying strict and proper limits over the authority. So, जो लिबर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ना पीपल में, उस लिबर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लिमिट्स लगाई जाती है, ताकि लिबर्टी ऑफ वन शुड नॉट कंस्ट्रेन और शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लिबर्टी ऑफ अनदर। तो जब किसी वन पर्सन की लिबर्टी किसी दूसरी पर्सन को लिबर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ये भी हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो मेनली देखा जाए लिबर्टी और अथॉरिटी, लिबर्टी क्या है जो कॉमन इंडिविजुअल्स को मिली है, अथॉरिटी क्या है जो स्टेट और उसके एग्जीक्यूटिव्स को मिली है। ठीक, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस लिबर्टी और अथॉरिटी दोनों के केस में लाइसेंस बनता है। लाइसेंस होता है जब अनड्यू एक्सपेंशन होता है, फिर चाहे वो लिबर्टी हो या फिर अथॉरिटी हो, जब भी उसका अनड्यू एक्सपेंशन होगा तो वो लाइसेंस बनेगा। ठीक, एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनड्यू एक्सपेंशन, मतलब उन्हें लाइसेंस बनने से रोका जाए और उनका अनड्यू एक्सपेंशन ना हो, इसलिए हम उन पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये मेन पूरा मतलब लिबर्टी, अथॉरिटी और लाइसेंस के बीच में रिलेशन है कि लिबर्टी एंड अथॉरिटी शुड बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड विद सर्टेन लॉज एंड एक्ट्स, ताकि जो लिबर्टी है आपकी और जो अथॉरिटी है, वो लिबर्टी एंड अथॉरिटी ऑफ वन पर्सन शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लिबर्टी ऑफ अदर पर्सन, कि किसी एक का फ्रीडम किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम को हार्म ना करे। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ता है। ठीक, तो ये इसके बीच का रिलेशन है, लिबर्टी, अथॉरिटी एंड लाइसेंस। ठीक, एंड इसको आप मेनली मतलब एक फिगर के हेल्प से समझ सकते हो, लिबर्टी, अथॉरिटी एंड लाइसेंस को।
कि अगर आप एक ट्रायंगल लो और उस ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस पे, एक पे लिबर्टी, एक पे अथॉरिटी और एक पे लाइसेंस रखो, तो लिबर्टी, अथॉरिटी एंड लिबर्टी, अथॉरिटी एंड लाइसेंस। तो जब लिबर्टी का अनड्यू एक्सपेंशन होगा, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, वेट अ सेकेंड। अनड्यू एक्सपेंशन, लिबर्टी का अनड्यू एक्सपेंशन होगा तो वो लाइसेंस बन जाएगी, और जब अथॉरिटी को हम कंस्ट्रेंट कर देंगे विद ड्यू कंस्ट्रेंट्स, विद ड्यू कंस्ट्रेंट्स, तब वो लिबर्टी बनेगी। और अथॉरिटी व्हेन अनलिमिटेड, तब वो लाइसेंस बन जाती है। ठीक, तो लिबर्टी, अथॉरिटी और लाइसेंस का रिलेशन आप इस एक इकलौते फिगर से समझ सकते हो कि उन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। अगर आप इसे पेपर वगैरह में भी ड्रॉ करोगे एग्जाम्स में, तो मतलब जो हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं उनमें वैसे भी एक तो फिगर्स बहुत कम होते हैं, और अगर आप ऐसे में फिगर्स या फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड करते हो तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत मतलब ये हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसे मेमोराइज कर लेते हो, ये जो फ्लो चार्ट है या फिर जो फिगर है। तो फाइनली हमने लिबर्टी, लाइसेंस और अथॉरिटी के बीच में जो रिलेशन है उसे कवर अप कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम कहते हैं व्हेन डू लिबर्टी बिकम लाइसेंस, ये कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लिबर्टी जो होती है वो लाइसेंस में कब कन्वर्ट हो जाती है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं, कोई एक है लिबर्टेरियन अप्रोच है, उसके बाद क्या कहते हैं आई थिंक जेएस मिल की अप्रोच है, उसके बाद राइट बेस्ड नोशन है, इक्वलिटी बेस्ड अप्रोच है। तो ऐसे 4 अप्रोचेस हैं, हम उन अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। वो प्रोबेबली बहुत छोटा वीडियो होगा, और उसे डिस्कस करने के बाद फिर हम स्लोली स्लोली बर्लिन की थ्योरी पे पहुंचेंगे, और ऐसे करते करते मतलब अब लग रहा है आने वाले 3 से 4 या 5 वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द लास्ट मोमेंट। थैंक्स अ लॉट।